जी बिल्कुल। मैं पहले अपना थोड़ा इंट्रो करवा दूं। आई एम डॉक्टर सिद्रा मारूफ, सीईओ ब्यूटी ब्रीज एकेडमी। और मैं बेसिकली गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, और अपना हॉस्पिटल तलत मेमोरियल हॉस्पिटल रन कर रही हूँ। ठीक है। बेसिकली ब्यूटी ब्रीज एकेडमी बनाने का या स्टार्ट करने का हमारा मकसद यही था। बहुत से हमारे ऐसे डॉक्टर स्टूडेंट्स जो कि ड्यू टू एनी रीजन, फीमेल्स के खासकर जो है ना, अपने कुछ डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं कि आप दूसरी जगहों पे जाके जो है हैंड ऑन ट्रेनिंग नहीं ले सकते या क्लासेस नहीं ले सकते। तो इस वजह से ऑनलाइन एक ऐसी एकेडमी बनाई जाए जो कि आपको सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको जो है वो कर सके। आपको जो है आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो हम देख सके और आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है ना महारत हो सके। ठीक है। तो आज का तो हमारा फ्री वेबिनार है जो सबसे बहुत कॉमन इशू है। हमारा सबसे जो कॉमन इशू है ओबेसिटी पे। ठीक है। और बेसिकली ओबेसिटी एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ रिलेटेड जो भी मसले हैं वो आपके तकरीबन मेडिकल सर्जिकल फील्ड में भी आ जाते हैं। डेफिनेटली गायनी की फील्ड तो बहुत रिलेटेड है ओबेसिटी के साथ। बहुत से इश्यूज हमारे गायनी के ऐसे हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से हैं, ओबेसिटी रिलेटेड हैं। और उसके अलावा फिर डेफिनेटली एस्थेटिकली आपको पता है कि जितने ओबीज हैं एस्थेटिकली भी फिर उनके इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो ओबेसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि तकरीबन हर जो है ना वो स्पेशलिटी को टच करता है। ठीक है। सो एक जर्नल डिस्कशन है हमारी ओबेसिटी पे, तो उसको हम लोग लेके चलेंगे। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है। क्लिनिक एड्रेस पूछा है किसी ने। बेसिकली आई बिलोंग टू जेहलम। ठीक है। जेहलम सिटी में है तलत मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है। जेहलम सिटी में है। ओल्ड नादरा ऑफिस है, वही सेम बिल्डिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं ओबेसिटी को। मेरी आवाज और ये स्लाइड्स क्लियर है? काइंडली ये देख के जो है ना वो बता दीजिएगा। जी जी डॉक्टर सिद्रा बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, बेसिकली ओबेसिटी होता क्या है? द टर्म ओबेसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑब्सियस विच मीन टू ईट एक्सेसिवली। ठीक है ना, ऑब्सियस से निकला है, लैटिन वर्ड है। मतलब क्या है? बहुत ज्यादा खाना। और फिर उसी से आगे ओबेसिटी बना है। डेफिनेटली ज्यादा खाने की वजह से फिर वेट गेन और फिर उसकी वजह से ओबेसिटी। तो बेसिकली इसका ओरिजिन क्या है? लैटिन वर्ड है ये। Obesity is a metabolic disorder in which excess body fat has accumulated to the extent that it may lead to major health problems. It is a result of taking in more calories in the diet than are expected by the body energy consuming activity. ठीक है। होता क्या है? बेसिकली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि आपके जिस्म में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। कितना फैट होता है? देखिए, अगर एक बंदा है बिल्कुल स्मार्ट सा है, अगर उसको थोड़ा बहुत फैट उसकी बॉडी में अकोमुलेट होना भी शुरू हो जाता है तो उसको इश्यू नहीं होगा, उसको हम ओबीज नहीं कहेंगे। कहां तक हो जाए? टू द एक्सटेंट दैट कि आपको मेजर हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाए, मतलब आपको अपनी सेहत के से रिलेटेड मसाइल जब शुरू होना हो जाते हैं तो वो इसका मतलब है कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं। ठीक है। इट इज रिजल्ट ऑफ टेकिंग। अब ये होता क्यों है कि आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं। हमारी बॉडी बेसिकली क्या है? कैलोरी बैलेंस है। ठीक है। आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं और जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, इसमें अगर बैलेंस होगा तो आप कभी भी ओबीज नहीं होंगे, आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, तो बॉडी में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैलोरीज इंक्रीज हो जाती हैं। जब कैलोरीज इंक्रीज होगी, फैट एक्यूमुलेट होगा, तो रिजल्ट इन ओबेसिटी। ठीक है। तो बेसिकली ये किसका रिजल्ट है? इम्बैलेंस बिटवीन द इनटेक ऑफ द कैलोरीज एंड बर्न आउट ऑफ द कैलोरीज। ठीक है ना। यानी कि जितनी खा रहे हैं उतनी बर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ओबेसिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट टूल्स हैं इसके मेजर करने के। बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई जिसको कहते हैं, कॉमनली यही ज्यादा यूज होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? वेस्ट सर्कमफेरेंस। आपकी जो कमर है, वेस्ट है, उसका सर्कमफेरेंस जो होता है ना वो आपको बताता है कि आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं।
ठीक है, वेस्ट टू हिप रेशियो क्या है, आपकी स्किन पोर थिकनेस क्या है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो कि बेसिकली आपको क्या बताती हैं, आपकी ओबेसिटी के टूल्स हैं, ठीक है। ओके, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स इज अ वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द वेट एंड हाइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। ये रिलेटेड क्या है, वेट और हाइट के साथ है। मोस्ट वाइडली यूज मेथड to gauge obesity is body mass index, which is equal to weight in kg and height is meter square, ठीक है ना। आपने kgs में weight पेशेंट का लेना है, जो भी आपका क्लाइंट होगा उसका, एंड हाइट इन मीटर्स में हाइट लेनी है और फिर उसका स्केयर निकालना है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास BMI आ जाएगा। BMI मतलब क्या है, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब उस वैल्यू में से वो वैल्यू आपको क्या बताएगी, ठीक है। अगर तो वो लेस देन आपका BMI 18.5 आता है तो इसका मतलब क्या है, अंडरवेट है, ठीक है। 18.5 टू 24.9 तक अगर आता है तो ये आपका नॉर्मल एक रेंज है वेट की, ठीक है। अगर आपका BMI 25 से 29.9 तक आता है देन यू आर ओवरवेट। फिर उसके बाद 29.9 यानी कि 30 एंड अबव से आपकी ओबेसिटी शुरू हो जाती है, बेसिकली जो हम ओबेसिटी भी पढ़ रही हैं, ठीक है। ओबेसिटी आपकी BMI कहां से शुरू होती है, 30 एंड अबव। अब इसकी भी फर्दर क्लासेस है, ओबेसिटी क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। क्लास 1 आपकी आती है 30 से लेकर 34.9 तक, क्लास 1 है। देन 35 से 39.9 तक क्लास 2 है, और जो अगर 40 से ज्यादा है तो वो एक्सट्रीम ओबेसिटी है, क्लास 3 है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है ओबेसिटी की, ठीक है ना। और ये बेस्ड ऑन द BMI है। BMI जैसे बताया कैसे कैलकुलेट करना है, आपने अपने जो क्लाइंट है उसका वेट लेना है केजीज में, हाइट लेनी है, उसको कन्वर्ट करना, आप इंचेस में ले रहे हैं हाइट, जिस फीट में ले रहे हैं, इंचेस में लेना है, उसको कन्वर्ट करना है आपने मीटर में, मीटर का स्क्वायर निकाल लेना है और फिर उसको डिवाइड करना है आपने जितनी आपकी वेट इन केजी आया है, ठीक है। तो आपके पास BMI आ जाएगा और फिर आपने वो देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वही हम लोगों ने पहले आपको हम लोगों ने देख लिया 18.5 से लेस देन है तो दैट इज द अंडरवेट है। नॉर्मल रेंज ये देखें आगे, ये 18.5 टू 25 BMI तक होगी तो नॉर्मल है, एंड देन उसके बाद ओवरवेट है, और फिर 30 से प्लस जो भी आएगा दैट इज ओबीज आ जाएगा, ठीक है ना। फिर सेकंड उन्होंने बताया कि वेस्ट सर्कमफेरेंस है। वेस्ट सर्कमफेरेंस क्या है? वेस्ट सर्कमफेरेंस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन वे टू मेजर एब्डोमिनल ओबेसिटी। द एक्स्ट्रा फैट फाउंड अराउंड द middle, that is an important factor in health even independent of the BMI, ठीक है। It's the circumference of the abdomen measured at the natural waist in between the lowest rib and the top of the hip bone, the umbilicus, belly button and at the narrowest point of the मिड सेक्शन, ठीक है ना। अब क्या होता है कि वेस्ट सर्कमफेरेंस जो होते हैं ना, आपने एक जगह से नहीं लेना होता, आपने बेसिकली क्या होता है कि एब्डोमिनल आप वेस्ट अपनी वेस्ट ले लें या एब्डोमेन ले लें, उसकी मेजरमेंट लेनी होती है। राउंड अबाउट जैसे ये है तो इसके राउंड अबाउट इंच टेप लेके हमने वो नापना होता है, ठीक है ना। अब उसमें आपने कौन कौन से पॉइंट मेजर करने हैं, ठीक है ना। एक तो उन्होंने कहा कि नेचुरल वेस्ट, वो कौन सी होती है, लोअर जो आपकी रिब होती है, जो सबसे नीचे वाली पसली होती है, वहां से लेके हिप बोन के ऊपर तक, ये जो होता है सारा आपका होता है, जो सारा ये एरिया होता है बेसिकली, ठीक है ना। इस पे हमने करना होता है। द अम्बलाइकस पे भी आप इसको कर सकते हैं, बेली बटन जो होता है, या नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ द मिड सेक्शन, या बिल्कुल मिड सेक्शन के जो बिल्कुल आपकी कमर आती है, आप उस पे भी इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस हो जाता है। ये खासकर उनमें है जिनमें ये खासकर उनमें है जिनमें एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा होती है, और ये मोस्टली हम फीमेल्स में एब्डोमिनल ओबेसिटी भी होती है, खासकर जो चाइल्ड जो बेरिंग एज होती है उसमें ये ज्यादा होती है। मेल्स में भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मेल में तो सिर्फ ज्यादा टमी ही होता है, एब्डोमेन ही होता है, लेकिन फीमेल में भी आफ्टर चिल्ड्रन ये ज्यादा हो जाती है। ओके, ये आपने देख लिया वेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ। अब वेस्ट सर्कमफेरेंस तो आपने ले लिया, ओबेसिटी किसको कहेंगे? अब वेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ मोर देन 1 or 2 सेंटीमीटर इन मेन और more than 88 centimeter in women indicate that the risk of metabolic and cardiovascular complication of the obesity is high, ठीक है ना। अगर आपने सर्कमफेरेंस लिया
मेल्स में अगर 1 और 2 से ज्यादा है और फीमेल में 88 से ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आप प्रोन है टू द मेटाबॉलिक और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ऑफ द जो है ना कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी की वजह से। ठीक है, वेस्ट टू हिप रेशियो, ये भी एक ओबेसिटी को नापने का तरीका है। लाइक द वेस्ट सर्कमफेरेंस, द वेस्ट टू हिप रेशियो इज आल्सो यूज्ड टू मेजर एब्डोमिनल obesity. It is calculated by measuring the waist and the hip at the widest diameter of the buttock and then dividing the waist measurement by the hip measurement. ठीक है ना, अब इसमें हम लोगों ने पहले वेस्ट तो ले ली, वेस्ट मेजरमेंट हम लोगों ने ले ली। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो हिप्स मेजरमेंट है वो हमने लेनी है। जो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द आपका जितना जहां पे बल्क ज्यादा आता है हिप्स का, वहां से आपने इसको मेजर करना है। ठीक है ना, और फिर आपने डिवाइड करना है, जो वेस्ट की मेजरमेंट आएगी टू द हिप्स की मेजरमेंट आएंगी, तो इसको रेशो हम कहेंगे। ठीक है ना, अब ये रेशो आपको क्या बताती है, मैन में ये क्या होगी, ठीक है 0.95 और बिलो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लो रिस्क है, 0.96 to 1 तक होगी तो मॉडरेट रिस्क है, और अगर 1 और हाई है तो इसका मतलब है ओबेसिटी का ज्यादा रिस्क है। फीमेल में 0.8 और बिलो होगी तो लो रिस्क है, 0.81 to 0.85 होगी तो मॉडरेट रिस्क है, और 0.85 और हाइयर होगी तो हाई रिस्क है। अच्छा, एक बात आपने देखी है इसमें कि हमने जितने भी BMIs पढ़े हैं और जितना भी हम लोगों ने मेजरमेंट्स पढ़ी हैं, हम लोग कहते हैं कि ओबेसिटी ज्यादा फीमेल में है। ठीक है, ओबेसिटी ज्यादा फीमेल में है, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो मेल का हाई है, फीमेल का कम है। क्यों? देखिए ना, मेल को तो आपने इसमें इन्होंने कहा कि मेल जो है ना वो हाई रिस्क पे कब होगा, जब 1 से ज्यादा जाएगा। ठीक है ना, और फीमेल अगर 0.8 पे भी है तो उसको भी हाई रिस्क है, हालांकि वैल्यू तो 0.8 कम है। रीजन क्या है इसकी? रीजन होती है बेसिकली हाइट। मेल जो होते हैं ना उनका वैसे ही आपको पता है बोन्स हैवी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर हैवी होता है, तो उनका वैसे भी वेट थोड़ा बोन्स और स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको ये मार्जिन मिलता है कि जो हायर जो होती है ना उनके लिए थोड़ा सा हमारे जो स्टैंडर्ड कह लें या जो हमारी मेजरमेंट्स होती है वो हायर साइड पे जाती है। फीमेल क्योंकि एज कंपेयर टू द मेल उनकी जो होती है हाइट थोड़ी कम होती है, बोन्स उनकी इतनी हैवी नहीं होती हैं, तो इस वजह से अगर वो थोड़ा भी वेट गेन करते हैं तो वो ज्यादा ओबीज लगती हैं। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। Skin pore thickness. In this method, research use a special caliper to measure the thickness of a pinch of skin, the fat beneath. It is applied specific area of the body, such as the area of tricep, chest, abdominal, सुप्राइलिक एंड थाई। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि बेसिकली स्किन फोल्ड को मेजर करते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट एरियाज में, जैसे वो बता रहे हैं कि आप ट्राइसेप्स के एरिया ले लिया, चेस्ट का एरिया ले लिया, तो एक स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट आता है, कैलिपर आता है, वो मेजर करता है स्किन थिकनेस को, और वो फिर आपको बताता है कि ये ओबेसिटी में आती है या नहीं आती है, इसमें रिस्क ऑफ ओबेसिटी है या नहीं है। कॉमनली ये यूज नहीं होता हमारे यहाँ, तो खैर बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सबसे जो मेन चीज है ना वो क्या है, BMI। ठीक है, BMI हम लोग मेजर करते हैं, और अगर कोई ले मैन है जैसे घर में है उनको नहीं BMI का पता, तो वेस्ट मेजरमेंट तो सबको ही पता है। ठीक है ना, तो वो कॉमनली यूज होती है। अच्छा, अब एपिडेमियोलॉजी क्या है ओबेसिटी की? अकॉर्डिंग टू द WHO, ओबेसिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन येट अमंग most neglected public health problem in both developing and developed country। ठीक है ना, बेसिकली अब कहते हैं कि ओबेसिटी जो है वो एपिडेमिक हो चुकी है। ठीक है ना, एपिडेमिक क्या होता है? ठीक है ना, एपिडेमिक तो होता है जैसे जैसे एक वबा फूटती है और फिर वो हर जगह फैल जाती है, तो हम कहते हैं कि इस चीज का एपिडेमिक हो गया। ठीक है, जैसे कोरोना का हुआ था, पहले एपिडेमिक हुआ था, फिर एंडेमिक वो हो गया था। ठीक है, तो ओबेसिटी तो कहते हैं कि एपिडेमिक हो चुकी है, जितनी ज्यादा ओबेसिटी फैल चुकी है डिफरेंट रीजन्स में, इवन वो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, सो इट इज अ एपिडेमिक। ठीक है, India has the third highest obesity population in the world according to study by the University of Washington। ठीक है ना, इंडिया थर्ड है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान उससे थोड़ा सा लो आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है ओबेसिटी। ठीक है, इट्स टाइम टू स्टॉप इट्स ग्रोथ। ठीक है ना, ओबेसिटी वो बेसिकली बताने का एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये है कि ओबेसिटी इज एपिडेमिक, ओबेसिटी अब एपिडेमिक हो चुकी है, सो अब ये टाइम है कि इसकी ग्रोथ को स्टॉप किया जाए। ठीक है, अब हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ ओबेसिटी कौन सी हैं। ठीक है ना, इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, एप्पल शेप ओबेसिटी आ जाती है और पियर शेप ओबेसिटी आ जाती है। ठीक है ना, अब ये जैसे देखने में पता चल रहा है एप्पल शेप ओबेसिटी में क्या होगा।
ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट इज अक्यूमुलेटेड अबव वेस्ट लाइन इन द बेली रीजन। ठीक है, ये वेस्ट लाइंस के ऊपर जो है ना, यहाँ पे ये ज्यादा होता है। एब्डोमिनल ग्रिथ इज बिगर देन हिप सर्कमफेरेंस, यानी कि इसमें ये देखिए नैरोइंग, अपर वाइडर होता है, नीचे से नैरो होता है। ठीक है ना, तो ज्यादा आपका जो है ना वो फैट एक्यूमुलेट कहाँ पे होगा, चेस्ट पे होगा, अपर एब्डोमेन पे होगा। ठीक है ना, नीचे हिप और थाइस जो होते हैं उसका जो होता है वो कम होता है सर्कमफेरेंस। ठीक है ना, इसको कौन सी ओबेसिटी कहते हैं, एप्पल ओबेसिटी, एप्पल शेप्ड होती है। पीयर शेप में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द फैट इज एक्यूमुलेटेड बिलो वेस्ट लाइन अराउंड हिप्स एंड थाई। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि लोअर एब्डोमेन, हिप्स और थाई जो होते हैं ना, इसमें ज्यादा कम्युलेशन होती है फैट्स की, ऊपर कम होती है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली दो टाइप्स ऑफ ओबेसिटी है। ओबेसिटी से ज्यादा बेसिकली ये बॉडी शेप्ड है ड्यू टू ओबेसिटी। ओके, जो मेन थिंग है हमारी, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओबेसिटी, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी क्या होता है, किसी भी चीज के साथ एसोसिएटेड जो बीमारियां होती हैं, यानी कि डिफरेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है, डिफरेंट बीमारियां हैं जो कि एसोसिएटेड हैं किसके साथ, ओबेसिटी के साथ। और मॉर्टेलिटी का क्या मतलब होता है, डेथ रेट। ठीक है ना, अब कोई भी ओबीज है, ठीक है ना, तो उसमें किसी भी बीमारी के साथ एसोसिएटेड डेथ रेट ज्यादा है, यानी कि मोर्टेलिटी ज्यादा है। अगर एक थिन लीन सा पेशेंट है और उसको अगर कार्डिक डिजीज होगी है, नॉर्मली तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं ना, ओबेसिटी के साथ ज्यादा चांसेस होते हैं कार्डिक डिजीज के। लेकिन अगर किसी थिन लीन पेशेंट को कार्डिक डिजीज है और एक ओबीस पेशेंट को कार्डिक डिजीज है, तो मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा किस में होते हैं, लाइक डेथ के इंक्रीज जो रिस्क होता है डेथ का, वो किस में ज्यादा होता है, वो ओबेसिटी वालों में ज्यादा होता है। सो क्या है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन है एक ओबेसिटी की, कि उन ओबीस पेशेंट में मॉर्बिडिटी भी ज्यादा होती है, मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती है, यानी कि बीमारी होने के चांस भी उनमें ज्यादा होते हैं और बीमारी की वजह से डेथ होने के चांस भी ओबीज में ज्यादा होते हैं। ठीक है, देन मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है ना, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस है, हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसके साथ एसोसिएटेड है एंडोक्राइन जो है ना वो एसोसिएटेड होती है, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस है, पल्मोनरी डिजीजेस हैं, कैंसर है, जीआईटी डिसऑर्डर्स है, फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस है। ठीक है, morbidity and mortality. Obesity has many adverse effects on health and is associated with an increase in mortality and morbidity. Obese individuals are at risk of early death, mainly from diabetes, chronic coronary heart disease and cerebrovascular diseases. ठीक है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें रिस्क ज्यादा होता है ओबीस पेशेंट्स में। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास कौन सी आ जाती है, सेंट्रल ओबेसिटी और अपर बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एफएफए व्हिच कैन प्रोड्यूस सेवरल मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओबेसिटी। ठीक है ना, जो मोस्ट जो आपके पास होती हैं मेटाबॉलिक जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ठीक है ना, वो अब क्या क्या कॉज करती हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज। ठीक है ना, सबसे कॉमन क्या है, क्रोनिक हार्ट डिजीज। फिर उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज है। ठीक है ना, और हमारे पास क्या है, डिसलिपिडीमिया है। ठीक है ना, डिसलिपिडीमिया में क्या होता है कि इनमें जो आपके पास लिपिड जो प्रोफाइल होती है वो हमेशा डी रेंज होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे साथ। ठीक है ना, ट्राइग्लिसराइड्स में ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जितने भी एंडोक्राइन हैं, जितने भी आपके हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, वो इन पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनमें टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस is the decreased failure of target peripheral tissue to insulin actions। होता क्या है इसमें कि आपके जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, उन पे क्या होता है, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन एक्शन के लिए, यानी कि इंसुलिन का उन टिश्यूज पे, पेरिफेरल टिश्यूज पे असर ही नहीं होता। ठीक है, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज है जो कि रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है, यानी कि वो जो टिश्यू है हमारी बॉडी के पेरिफेरल टिश्यू है, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स देना छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गया उनमें। नॉर्मली इंसुलिन प्रोमोट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। नॉर्मली जनरली जो आपकी बॉडी में इंसुलिन का क्या काम है, वो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करती है। ठीक है ना, आपकी बॉडी में जहां जहां पे भी ग्लूकोज होता है उसको इस्तेमाल करती है, अपटेक करती है, ऑक्सीडेशन करती है, स्टोरेज करती है। ठीक है ना, as well as to inhibit the release of glucose into the circulation।
और वो वहां पे ही टिश्यूज में ही ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेती है, आपकी ब्लड में नहीं आने देती। जब वो ब्लड में नहीं आएगी तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेंगे, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज नहीं होगी या शुगर आपका लेवल्स हाई नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या फायदा होता है, इंसुलिन का नेचुरली क्या फायदा होता है कि वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है ताकि वो आपके ब्लड में ना जाए, ठीक है, और ब्लड की कंसेंट्रेशन को हाई ना करे, ठीक है। लेकिन जबकि हमने बताया कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और वो किस में होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी के साथ जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इंसुलिन क्या करेगी कि रेजिस्टेंस कैन डेवलप इन ओबेसिटी एंड मेनी प्रोड्यूस टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, ठीक है ना। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, टिश्यू पे इंसुलिन एक्ट ही नहीं करेगी, एक्ट नहीं करेगी तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा ग्लूकोज, तो क्या होगा, वो ब्लड में जाता रहेगा, ब्लड में जाता रहेगा तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ दी आपकी शुगर या जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं आपके वो हाई आएंगे। जब वो हाई आएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। Central upper body visceral obesity are found in more than 80% of the patient with type 2 diabetes mellitus, ठीक है ना। तो टाइप 2 डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है ओबेसिटी, ठीक है। अच्छा, अब डिसलिपिडीमिया क्या होता है, अपर बॉडी ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस आर एसोसिएटेड विद एन एंथ्रोजेनिक लिपिड प्रोफाइल, ठीक है ना। डिसलिपिडीमिया में क्या क्या होता है, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है ना, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा होते हैं, इंक्रीज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा होंगे, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम हो जाते हैं, और वस्कुलर प्रोटेक्टिव एडिपोकाइंस एडिपोनेक्टिन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि क्या होते हैं आपकी बेसिकली ये किसके लिए होता है, एडिपोकाइंस और एडिपोनेक्टिन क्या होता है कि वो जो एडिपोज टिश्यू होते हैं या जो फैट्स होते हैं उससे वो आपकी जो वेसल्स होती हैं ना, ब्लड वेसल्स होते हैं उनको बचाते हैं, ठीक है ना, उनके एडवर्स इफेक्ट से बचाते हैं जो एडिपोकाइंस होते हैं और एडिपोनेक्टिन होते हैं। तो इनका भी लेवल कम हो जाता है। जब लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, आपकी जो वस्कुलेचर होता है, आपकी वेसल्स होती है, उसमें फैट डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। फैट डेपोजिशन क्या हो जाएगी तो होगी तो क्या होगा, थीरोसिक्लेरोसिस होगा। थीरोसिक्लेरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड की नालियां हैं वो थिन हो जाती हैं। थिन क्यों हो जाती है, उसके अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वो थिन हो जाती है। थिन होंगी तो उसमें से ब्लड कम गुजरेगा, ब्लड कम गुजरेगा तो क्या होगा, खून हार्ट की तरफ कम जाएगा, हार्ट की तरफ कम जाएगा तो क्या होगा, किसी भी चीज को जब खुराक नहीं मिलेगी, खून नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो काम करना छोड़ जाएंगे, उनके मसल्स काम करना छोड़ जाएंगे, तो कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। कार्डियोमायोपैथी का क्या मतलब है कि जो कार्डिक मसल्स हैं, दिल के जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वो काम करना शुरू हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली आपको फिर क्या होता है, वो कार्डिक डिजीजेस और हार्ट अटैक और ये चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्लिपिडीमिया ये आपकी बॉडी में करता है, ठीक है ना। और डिस्लिपिडीमिया होता क्यों है, डिसलिपिडीमिया होता क्यों है, सेम वही बात है, किसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से, ठीक है ना। अब एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन ऑफ द ओबेसिटी क्या है, एंडोक्राइन में हमारे पास सबसे कॉमन फीमेल्स में मोस्ट कॉमन जो हमारे पास चीज आती है दैट इज द पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आता है एंड मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज आती हैं, ठीक है ना। अब ये दो चीजें हैं जो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ फीमेल्स में, ठीक है, सॉरी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत कॉमन है, ठीक है। अच्छा, ये एक विस्कस साइकिल सा बन जाता है पॉलिसिस्टिक ओवरीज का। अब होता क्या है कि जब आपका वेट गेन होता है, ठीक है ना, जितना ज्यादा वेट गेन होता है तो हमारे वहां क्या होता है कि आपकी जो फैट डिपोजिशन है वो डिफरेंट जगहों पे होना शुरू हो जाती है, वो होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। पीसीओएस के साथ हमेशा एसोसिएटेड क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाती है तो इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के, ठीक है। इसके अलावा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस इसके साथ रिलेटेड होता है ओवेरियन सिंड्रोम के साथ। ओवेरियन सिंड्रोम के साथ जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिस्टर्ब होता है तो क्या होगा, वो फिर मजीद आपका वेट गेन करवाएगा। तो ये अल्टीमेटली एक साइकिल सा बन जाता है, और ज्यादा वेट गेन होगा, और ज्यादा पॉलिसिस्टिक ओवरीज होंगी, ठीक है ना। जितनी ज्यादा पॉलिसिस्टिक ओवरीज होंगी उतना ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, फिर उतने ज्यादा आपके साइकिल डिस्टर्ब होंगे, तो ये एक साइकिल सा बन जाता है। अब इस पूरे साइकिल में जो ओनली थिंग वी कैन डू इज टू रिड्यूस द वेट, ठीक है, ठीक है।
इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ओनली थिंग हम लोग कर सकते हैं दैट इज टू रिड्यूस द वेट। और हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं रिड्यूस वेट करने के साथ रिलेटेड इनफर्टिलिटी भी है। तो हमने इनफर्टिलिटी के भी बड़े अच्छे देखें जब आप वेट लूज करते हैं। वेट लूज करने से क्या होता है, आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज बेहतर हो जाती हैं, आपका साइकिल जो है वो रेगुलर हो जाता है। जब साइकिल, और इसमें कहते हैं कि अगर आप अपना 10% ऑफ योर बॉडी वेट आप रिड्यूस कर लेते हैं तो आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज को क्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। और डेफिनेटली ये क्योंकि इंटर रिलेटेड है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज है, इनफर्टिलिटी है, ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। और जब ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं तो जब इसमें से आपका वेट कम होगा तो अल्टीमेटली सारे मसले आपके खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मेंस में गेट रिड्यूस प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, एसएचबीजी कम हो जाता है, ठीक है, और इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल होता है, ठीक है ना। तो जब इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल मेल्स में होगा तो वो क्या करेगा, गैनेकोमेस्टिया करेगा। गैनेकोमेस्टिया क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन द मेल। मेल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है और रीजन इसकी क्या है, ओबेसिटी, ठीक है। ओके, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन क्या है ओबेसिटी की, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्सेसिव बॉडी वेट इन ओबेसिटी। मैकेनिकल का क्या मतलब है कि वेट ज्यादा होने की वजह से, सिर्फ जो एक्सक्लूसिवली वेट ज्यादा होने की वजह से क्या मसाइल होते हैं, उसमें सबसे पहले ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या होता है, आपके जो जोड़ होते हैं, आपके जो जॉइंट्स होते हैं बेसिकली, वो क्या होता है उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। किसकी वजह से होते हैं, वेट ज्यादा। अब देखिए, और ये सबसे ज्यादा कहां से शुरू होते हैं, आपके घुटनों से शुरू होता है। आपने देखा होगा जितने भी ओबीस पेशेंट होते हैं, चाहे वो यंग हो, उनको घुटनों के दर्द और ये इश्यूज होते हैं। रीजन क्या है, हमारी जो बॉडी का सारा वेट होता है वो किसने उठाया होता है, बेसिकली वो आपके जो नी जॉइंट्स होते हैं, घुटने होते हैं, वहां पे सारा वेट होता है। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, प्रीडिस्पोज्ड डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, जब उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वो कंप्रेस होता है, तो क्या होता है कि आपका जो दोनों जॉइंट के दरमियान में जो मटेरियल होता है, जो आपके साथ, जो कि आपको रगड़ खाने से जो है ना वो बचा रहा होता है, कैप्सूल्स होता है, ठीक है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो आपके जो दोनों आपके जॉइंट के जो होती है वो आपस में रगड़ खाती हैं, डीजेनरेशन होना शुरू हो जाती है, वो फिर पेन करता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास मैकेनिकल में आता है वीनस स्टेसिस एंड वेरिकोज वेन। वो भी जब वेट ज्यादा होता है और आपकी टांगों में प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी टांगों की वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जब वो डायलेट हो जाती हैं और वो फिर स्पाइरल होना शुरू हो जाती हैं तो उसको हम लोग वेरिकोज वेन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज फ्रेबिलिटी ऑफ द स्किन, स्पेशली इन स्किन फोल्ड, देयर आर इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ फंगल एंड यीस्ट इन्फेक्शन। आपने देखा होगा जितने ओबीस होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपकी पसीना एक तो इनको ज्यादा आ रहा होता है, ठीक है ना, फिर हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। स्किन आपकी जो होती है ना वो इतनी ज्यादा प्रोन हो जाती है टू द फंगल और यीस्ट इन्फेक्शन, उनको बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ओबेसिटी एंड ओवरवेट आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के भी मसले इन पेशेंट्स के साथ जरूरतें हैं, ठीक है ना। और जो है ये क्यों होता है, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कंपेयर टू द एनी अदर फैक्टर, ठीक है ना। क्या होता है कि वही बात है, जब वेट ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो आपके ब्लैडर पे भी प्रेशर पड़ रहा होता है फैट का, तो इसलिए इनकॉन्टिनेंस के इश्यू भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैंथोसिस नेग्रिकन्स है, इट मैनिफेस्ट एज डार्कनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द स्किन फोल्ड ऑन द नेक, एल्बो, डोर्सल इंटरफ्रेंजियल स्पेसेस, ठीक है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके ये जो नेक की स्किन होती है, एल्बोज की स्किन होती है, जो स्किन फोल्ड्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डार्क कलर के हो जाते हैं ओबीस पेशेंट्स में। पल्मोनरी डिजीजेस हैं, ठीक है ना, पल्मोनरी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम इनके साथ ज्यादा एसोसिएटेड होता है, हाइपर सोमनोलेंस, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है कि पेशेंट को सुस्त हर वक्त पड़ा रहता है, नींद आती रहती है, सुस्ती बहुत ज्यादा होती है ऐसे लोगों में, ठीक है ना। स्लीप एपनिया हो सकता है, ये जो खराटे लेते हैं रात को सोते हुए, ठीक है ना, या पॉलीसाइथीमिया होते हैं, या राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। कैंसर बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है ओबीस पेशेंट के साथ, ठीक है। और कौन सा ज्यादा, जो जीआईटी के कैंसर होते हैं, इसोफेगस, कोलोन, रेक्टम, पेनक्रियाज, लिवर, मेल्स में प्रोस्टेट का जो कैंसर है ये ज्यादा एसोसिएटेड है, ठीक है ना। फीमेल में कौन कौन से हैं, ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम, थायराइड, गैल ब्लैडर, बाइल डक्ट, सर्विक्स एंड ओवरीज, ठीक है ना। सो ओबेसिटी इज आर रिस्क फैक्टर फॉर द कैंसर।
ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अब जीआईटी डिसऑर्डर्स कौन से हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, गाल स्टोन ज्यादा होते हैं, फैटी लिवर इनमें ज्यादा होता है, ठीक है ना। नॉन अल्कोहलिक स्टियो हेपेटाइटिस कैन प्रोग्रेस टू हेपेटिक सिरोसिस एंड रियली टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है ना। और ये जो होते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टियो हेपेटाइटिस जो होता है, ये किसकी को ये आगे प्रोग्रेस कर सकता है सिरोसिस में एंड देन कैंसर ऑफ द लिवर में, ठीक है। अब बात आ गई है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्या है। Obesity is a serious medical condition requiring long term management, ठीक है ना। ये सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसको हम सीरियस नहीं लेते, ठीक है। हम लोग बाकी हर चीज को बीमारी समझते हैं, हम मोटापे को बीमारी नहीं समझते, और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। हम लोग कहते हैं डायबिटीज बहुत हो गई है, ये पीसीओएस बहुत हो गई है, हम उनके वो मसले हम लोग हर वक्त देखते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो उसकी अंडरलाइन कॉज है ओबेसिटी, वो भी तो बहुत हो चुकी है, ठीक है ना। दोस्तों अंडरलाइन कॉज को हमेशा ट्रीट किया करें। Management need to be flexible and integrated different therapeutic approaches according to individual patient need, including lifestyle modification, फार्माकोथेरेपी एंड सर्जरी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप कुछ भी ओबीस पेशेंट का कर लें, आप कुछ भी कर लें, अगर आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं सिखाते हैं तो उसके रिजल्ट कभी भी परमानेंट नहीं होंगे, वो वापस ओबेसिटी में लैंड करेगा, ठीक है ना। कुछ भी आप कर ले, चाहे आप उसको मेडिसिन दें, चाहे आप किसी तरह भी उसका वेट लूज कर लें, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, वो आपकी रिकरेंस होगी, वो ओबेसिटी दोबारा वापस आएगी, ठीक है ना। फार्माकोथेरेपी एंड देन सर्जरी, ठीक है। डाइट की बात है, फूड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप क्या खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत कॉमनली एक बात की जाती है कितना खा रही हैं, डेफिनेटली ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप खा क्या रहे हैं, ठीक है। पोर्शन साइज कंट्रोल, अवॉइडेंस ऑफ स्नैकिंग, regular meals to encourage satiety, regular support from the dietitian at a weight loss group may be helpful, ठीक है ना। अब डाइटरी मैनेजमेंट में आपके पास क्या आ जाता है, देखिए अभी किसी ने मैसेज किया था डाइट प्लान बताते, डाइट प्लान आपको थाउजेंड ऑफ डाइट प्लान मिल जाएंगे। आज का तो इतना कॉमन है, यूट्यूब खोल लें, हर कोई डाइटिशियन बना हुआ है, हर कोई वो बना हुआ है, आपको कहीं से भी ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको पहले तो डाइट के रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। आपने कौन सी चीज कितनी लेनी है, किस तरह लेनी है, ये डाइट के रूल्स होते हैं, ठीक है। आपको ये पता होने चाहिए, तो शायद आपको किसी से भी डाइट प्लान लेने की जरूरत ना पड़े, आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट आजकल डाइट्स चल रही होती हैं, ठीक है ना। कीटो चल रही है, पोर्शन कंट्रोल चल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट चल रही है, लेकिन देखें इसमें सारी डाइट्स का ना एक निचोड़ है जो हमने ओबेसिटी की कॉज भी पढ़ी है, वो क्या है कि आप जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और जितनी बर्न कर रहे हैं उसमें इम्बेलेंस है, ठीक है। सो आप जितनी कैलोरी डेफिसिट, एक चीज होती है कैलोरी डेफिसिट, जितनी बॉडी रिक्वायरमेंट है आपकी कैलोरीज की, आप उससे कम खाएं, आपका वेट खुद ब खुद लूज होगा, ठीक है। और उसमें आप फिर बर्न भी करें, विद वॉक या एक्सरसाइज बर्न भी करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लूज हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसमें क्या है, लेस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये मेन रूल्स हैं डाइट के, जो डाइटरी मैनेजमेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम लेने हैं, ठीक है। लेस इनटेक ऑफ फैटी फूड्स आपने कम लेना है। हाई क्वालिटी प्रोटीन आपने ज्यादा लेनी है, प्रोटीन्स आपने ज्यादा लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम लेनी है, फैट आपने कम लेनी है। सो मेन पोर्शन ऑफ दी आपकी जो खाना है, मील है, वो क्या होगा, दैट इज प्रोटीन। more intake of vegetable and fruits, ठीक है, except banana, high fiber diet, stops cigarette smoking, low carbohydrates, high protein diet appears to be more effective in lowering BMI, ठीक है ना। हमने वही बात बता दी कि जितना आप लो कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और हाई प्रोटीन लेंगे तो आपका BMI को कंट्रोल करेगा। improving coronary heart disease risk factor including an increase in HDL cholesterol and decrease in triglyceride levels, ठीक है ना। सो क्या है, आपने फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा लेने हैं, प्रोटीन हाई डाइट्स लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, फैट्स कम लेना है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आपका मेन आपकी जो है BMI को कम करने में मदद देता है, ठीक है।
Exercise. With use, muscles consume energy derived from both fat and glycogen due to large size of leg muscle. Walking, running and cycling are the most effective means of exercise to reduce body fat. ठीक है ना? अब वो जो मसल्स ने जो भी हम लोगों ने फैट से एनर्जी और ग्लाइकोजन से एनर्जी ली होगी, वो मसल यूज कब करेंगे? जब हम वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, वो यूज होंगे। जब वो यूज होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा आपका? जब वो ज्यादा यूज हो, हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है ना? ओके, एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना? एक्सरसाइज इफेक्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज इक्विवेलेंट टू अ ब्रिस्क वॉक देयर इज अ शिफ्ट टू ग्रेटर यूज ऑफ फैट एज अ फ्यूल। अब होता क्या है कि जब आप तेज वॉकिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जो फैट होता है ना, वो एज ए फ्यूल, एज ए एनर्जी इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने रनिंग करनी है, आपने वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है, तो आपको एनर्जी की जरूरत है, आपको फ्यूल की जरूरत है। और वो कहाँ से आता है? वो आपकी बॉडी में फैट ब्रेक डाउन होता है और उससे आता है। जब फैट ब्रेक डाउन होगा तो डेफिनेटली फिर आपका वेट भी नीचे आएगा। टू मेंटेन हेल्थ, द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंडेड a minimum of 30 minutes of moderate exercise at least 5 days a week. So एक्सरसाइज का आपका क्या होना चाहिए? ये नहीं कि बस एक दिन की और थक के बैठ के, ऐसे नहीं है। 30 मिनट आपने रेगुलरली करनी है और 5 डेज इन अ वीक करनी है, ठीक है। बड़ा मजे का एक जो है ना ये कोट है, इसमें क्या है? अ गुड ओबेसिटी इज नॉट बिकॉज इट रन्स इन फैमिली, इट इज बिकॉज नो वन रन्स इन फैमिली, ठीक है। तो वो जो कहते हैं ना कि हमारी खानदानी है, खानदानी है, ठीक है, खानदानी होती है, हम इस चीज को नहीं करते। कुछ लोगों में फैट डेपोजिशन जो होती है ना, फैमिलियल भी होती है, ठीक है, ये बात ठीक है ना। लेकिन उसको कम करने की कोशिश भी नहीं की गई। हम ये नहीं कह सकते हैं कि फैमिलीज में रन नहीं करती, बेस्टी फैमिली में रन करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो वो कम नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या है कि बेस्ट इज नॉट बिकॉज इट रन्स इन फैमिली, बिकॉज नो वन रन इन फैमिली। सो अगर आप उसके साथ भी, आपकी फैमिली में भी है, फिर भी आप उसके साथ डाइट, एक्सरसाइज या उसके लिए कुछ भी करते हैं, अगर हार्मोनल साइड पे वो चली गई है और वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रही डाइट, फिर उसके बाद आगे भी आपके पास मेडिसिन भी है, सर्जरीज भी हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें एसोसिएटेड है, ठीक है। ओके, फार्माकोथेरेपी क्या है? Anti-obesity medication or weight loss drugs are all pharmacological agents that reduce or control weight. These drugs alter on one of the fundamental processes of the human body, weight regulation, by altering their appetites or absorption of calories. Orlistat is the only drug currently licensed for long-term use. अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इन्होंने कहा है कि मेडिसिन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सारी मेडिसिन को हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्लिस्टेट क्या होता है? इनहिबिट पैंक्रियाटिक एंड गैस्ट्रिक लाइपेजेस एंड देयरबाय डिक्रीज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन बाय अप्रोक्सीमेटली 30%। ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। ऑर्लिस्टेट का बेसिकली मोड ऑफ एक्शन क्या है, करती क्या है, ठीक है ना। ये क्या करती है? इनहिबिट करती है लाइपेजेस को। लाइपेजेस क्या करते हैं? लाइपेजेस को मतलब ये बॉडी में जो लाइपेजेस होते हैं उनके एक्शन को खत्म करती है। लाइपेजेस का एक्शन क्या होता है? वो फैट एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं? फैट को एब्जॉर्ब करते हैं लाइपेज। तो ये लाइपेज को जाके खत्म कर देती है, तो क्या होगा? फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? वो आपके स्टूल के साथ पास ऑन हो जाएगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिस्म में जमा नहीं हो रहा, बल्कि क्या होगा कि आपके स्टूल्स के साथ वो निकलता जाएगा। जब वो स्टूल के साथ निकल जाएगा तो आपका क्या होगा? डेफिनेटली बॉडी में फैट कम एब्जॉर्ब होगा, तो अल्टीमेटली आपका वेट लूज होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें अब एक साइड इफेक्ट इसका क्या है? जो मेन साइड इफेक्ट है जिससे लोग तंग भी होते हैं, वो क्या है? इसका साइड इफेक्ट क्या है इनका? ये क्या करता है कि क्योंकि आपका फैट एब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो स्टूल के साथ पास हो रहा है। ये स्टियाटोरिया करता है। स्टियाटोरिया का क्या मतलब होता है? कि फैट इन स्टूल। आपको जो स्टूल्स आते हैं वो फुल ऑफ फैट आते हैं और दैट आर वेरी इरिटेबल, ठीक है। इरिटेबल कैसे होते हैं? कि उसमें तंग होते हैं। इतना वो आपको ग्रीसी स्टूल आता है, इतना ग्रीसी स्टूल आता है कि इवन वो आपको क्लीनिंग में, और फिर उसके साथ जो है ना, क्लीनिंग में मसला होता है। जब आप क्लीनिंग में मसला होता है तो अक्सर उसके साथ फिर यूटीआई, वेजाइनल इन्फेक्शन और ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये क्या है कि ये सिर्फ इनटेक जो डाइटरी फैट होता है ना, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। यानी कि जो आपने फैट खाया होता है ना,
वो उसके साथ आप टेबलेट लेने के जो आप फैट खाते हैं ना वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, जो ऑलरेडी स्टबन फैट आपकी बॉडी में अकमुलेट है ये उसको नहीं निकालता, ठीक है। ये सिर्फ आपका जो डाइटरी फैट है जो आप खा रहे हैं ये उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्ट किस पे करता है, ये जाके आपके इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, वहां से एब्जॉर्प्शन को रोक लेता है। तो जो आप खा रहे होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होने देता, ठीक है ना। लेकिन जो आपका स्टोर्ड फैट है ये उसको कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। ये सारा ऑयली स्टैट का है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास आजकल बहुत ओज़ेम्पिक इंजेक्शन, आपने नाम सुना होगा, वो बहुत ज्यादा चल रही हैं, ठीक है ना। ओज़ेम्पिक इंजेक्शन जो होता है ये वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक दफा लगता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे इंसुलिन की तरह होता है, इंसुलिन पेन होते हैं वैसे ओज़ेम्पिक पेन भी आते हैं, इसकी भी बाकायदा डोज होती है और ये वंस इन अ वीक लगता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली ये क्या करता है कि ये आपकी एपेटाइट को कम करता है, भूख को कम करता है, एम्पटिंग ऑफ द स्टमक को डिले करता है, यानी कि आपका स्टमक जल्दी जल्दी खाली नहीं होता। आपने अगर कुछ थोड़ा सा भी खा लिया तो आपका पेट भरा भरा रहता है, वो खाली नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको क्या, जब पेट ही भरा भरा, फिर क्या होगा, आपका खाने को दिल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका क्या है कि स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग करता है, ठीक है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट करता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, सीवियर डिस्पेप्सिया है, सीवियर डिस्पेप्सिया है। इसमें क्या होता है कि आपको दिल खराब होता रहता है और इसके साथ जो जीआईटी के सिम्टम्स होते हैं, नोजिया इसमें बहुत ज्यादा होता है, वॉमिटिंग होती है, इसके अलावा जो है डिस्पेप्सिया होता है, खाना हजम नहीं होता, ठीक है। तो ये ओज़ेम्पिक के साइड इफेक्ट्स हैं। सो चलते हैं, ओज़ेम्पिक भी लोग ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं आजकल जो हमारे जो है एस्थेटिक्स जो है और डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो दे रहे हैं, दैट आर द फैट डिसॉल्विंग ड्रिप्स होती हैं, ठीक है, फैट डिसॉल्विंग ड्रिप्स। अब इसमें भी दो तरह के आते हैं, एक होते हैं जो डायरेक्ट फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो फैट डिसॉल्विंग ड्रिप्स होते हैं या स्किनी ड्रिप्स जिनको कहते हैं, ठीक है ना। वो आईवी लगती हैं, वो ड्रिप के अंदर डाल के लगती हैं, ठीक है ना। वो भी बेसिकली ओवरऑल आपकी जो है ना फैट रिडक्शन के लिए यूज होती हैं, ठीक है ना। और दूसरे जो होते हैं जो इंजेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट फैट पे लगते हैं आपके, ठीक है ना, जहां पे भी आपका फैट ज्यादा है, फैट डिसॉल्विंग होते हैं, ठीक है ना, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन होते हैं। तो इसमें क्या कि जिस एरिया का आपका फैट ज्यादा होता है, लाइक एब्डोमिनल फैट अगर आपका ज्यादा है तो अपने एब्डोमेन पे लगवाने हैं, वो डायरेक्ट जो है ना वो होते हैं, और जहां पे आप लगाते हैं वहां पे फैट डिसॉल्विंग, ठीक है ना। तो वो आपका जो भी एरिया हिटेड एरिया होता है आपने उस पर लगाने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सब के साथ एक तो ये 100% प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं है इनके, ठीक है ना। चाहे आप मेडिसिन ले रहे हैं और चाहे आप जो है ना वो ले रहे हैं, ड्रिप्स ले रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। आप इनमें से जो भी ले रहे हैं उस इनके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं है, इनके साथ आपने डाइट और ये सारा कुछ आपने करना है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग आ जाते हैं सर्जरी पे। Bariatric surgery to reduce the size of stomach is by far the most effective long-term treatment of the obesity. जो only long-term treatment of the obesity है, that is bariatric surgery. आपको पता है हम लोग अक्सर इस चीज को डिस्कस करते हैं कि जो डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है that is surgery. किसी भी चीज का जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है that is surgery. सो अल्टीमेटली जो आपकी ओबेसिटी का जो ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, डेफिनेट दैट इज आल्सो सर्जरी। 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है। सो सर्जरी जो होता है दैट इज द डेफिनेट और लॉन्ग टर्म जो आपका इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी अब क्या होती है, वेट लॉस सर्जरी भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी डिफरेंट आपकी बैरिएट्रिक सर्जरीज होती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी शुड बी ऑफर्ड टू दोज अ बीएमआई ऑफ 40 kg 40 kg meter square or over, and also to those with a BMI 35 to 40 who have also have obesity related complications such as diabetes, ठीक है ना। Bariatric surgery should be, ठीक है, in motivated patient who have very high risk of complication of obesity in whom extensive dietary and drug therapy has been inadequately effective. This reduce the overall mortality by approximately
40%। ठीक है, सो क्या होती है कि अगर आप वेट लॉस सर्जरी करवाते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं, तो ये क्या है, ओवरऑल आपकी जो रिस्क ऑफ डेथ है ड्यू टू ओबेसिटी को 40% कम करता है। एक चीज, दूसरी बात ये है कि ये हम किनको हम लोग करते हैं, जिनका वेट या जिनका बीएमआई 35 एंड अबव हो, ठीक है, प्लस उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो। ठीक है ना, कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, लाइक डायबिटीज है किसी को, अगर ना भी हो, अगर आप 35 को क्रॉस कर जाते हैं ना, 35 बीएमआई को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको वैसे ही अल्टीमेटली आप हाई रिस्क होते हैं, आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज इन सब के होने के। ठीक है, और फिर उन लोगों को जो मल्टीपल डाइट्स कर चुके हैं, और अगर ऐसा होता है कि डाइट से वो वेट कम भी कर लेते हैं लेकिन रीगेन कर लेते हैं, बार बार यही होता है, एक दफा की फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, मेंटेन नहीं हो रहा वेट आपसे, तो आपके पास जो हल है वो है आपकी बैरियाट्रिक सर्जरी। अब बैरियाट्रिक सर्जरी में आपकी एक आ जाती है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी आती है, और वो भी थोड़ी पुरानी हो चुकी है। अब जो सबसे न्यू लेटेस्ट आई है दैट इज द मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, एंड यकीन करें कि उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, हम लोग खुद अपने हॉस्पिटल में कर रहे हैं मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, और हमने मोजजे होते देखे हैं, मेडिकल्स होते हुए देखे हैं। कैन यू बिलीव कि विद इन अ 2 मंथ हमारे पास एक पेशेंट था, उसने 25 kg वेट लूज किया है, और एक इंसान तब्दील हो जाता है, वो ऐसे लगता है जैसे मोजा ही है, वो एक बंदा ही चेंज हो जाता है। आप खुद सोचते हैं कि 2 मंथ में अगर और ये हेल्दी वेट लॉस है, ये इतना हेल्दी है कि उसमें आपको कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स वगैरह जो है वो नजर नहीं आते हैं। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा हम इसको जो है ना वो आपको गाइड कर देते हैं कि इसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है। बेसिकली जो स्टमक का साइज छोटा कर दिया जाता है। स्टमक क्या है, स्टमक बेसिकली एक थैला है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इलास्टिक। ठीक है ना, अब उसमें क्या होता है कि उसमें आप जितना खाना डालते हैं ना, टाइम के साथ वो फूलता जाता है, फूलता जाता है। वो ऐसे नहीं है कि वो अगर इतना ही है तो वो बस इतना ही रहेगा, नहीं, विद टाइम जब आप ज्यादा खाते रहते हैं आपका स्टमक फूलता रहता है, फूलता रहता है, उसका साइज ज्यादा होता जाता है। ठीक है ना, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम इसमें इसको स्टमक को रीसाइज कर देते हैं, हम इसको छोटा कर देते हैं। इतना रहेगा तो आप इतना ही खाएंगे। जब स्टमक छोटा हो जाता है तो आपको क्या है, आपका खाना पीना, आपका दिल ही नहीं करता। आपका जब स्टमक छोटा हो जाता है तो आप उतना ही खाते हैं जितना आपसे खाया जाता है, आपको आपका इंटेक वो थोड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई इस तरह का नहीं आपका, क्योंकि इंटेक थोड़ा हो जाता है, आप खाते ही थोड़ा है, तो अल्टीमेटली आपका वेट लूज शुरू हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि जो मैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की बात कर रही हूँ, वो लोग जिन्होंने तो अपने आप को मेंटेन रखा, जिन्होंने तो अपना ख्याल रखा, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी लिए और सारा कुछ हुआ। ठीक है ना, लेकिन कुछ लोग आफ्टर 10 इयर्स जिन्होंने अपनी हैबिट्स नहीं छोड़ी, खा खा के उन्होंने अपने उसी छोटे स्टमक को फिर बैलून बना लिया। इलास्टिक है ना, वो फिर बैलून बन गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक मॉडिफाइड प्रोसीजर आया जिसको हम लोग कहते हैं मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, दैट इज मेडिकल। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, इसमें ये 2 चीजें करते हैं। एक तो ये करते हैं कि स्टमक के साइज को छोटा करते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्या करते हैं कि आपकी इंटेस्टाइन का पोर्शन, आपकी आंतों का पोर्शन, जहां पे फैट एब्जॉर्ब होता है, जहां पे कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और आपको मोटा करते हैं, उस पोर्शन को बाईपास कर देते हैं। ठीक है, उस पोर्शन को बाईपास करके जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको स्टमक के साथ अटैच कर देते हैं। अब क्या होता है कि एक तो स्टमक छोटा हो गया, दूसरा जहां से फैट ने एब्जॉर्ब होना था वहां वो पोर्शन ही नहीं है। ठीक है ना, वहां से फूड ने गुजरना ही नहीं। ऐसा नहीं कि उसको काट के फेंक दिया, काट के नहीं फेंकते हैं। क्या होता है कि उस पोर्शन को बाईपास कर देते हैं, वहां से जहां से जिस जगह से फैट एब्जॉर्ब होता है उस पोर्शन को बाईपास कर दिया। अब स्टमक से डायरेक्ट उसने जो है ना इलियम में जाना है और फिर वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाना है। सो हमारे पास स्पेस ही नहीं है जहां से फैट एब्जॉर्ब होगा। सो खाना भी कम हो गया, फैट भी एब्जॉर्ब कम होना शुरू हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पेशेंट वेट लूज करता है। ठीक है, और इसमें कहते हैं कि विद इन 6 मंथ आप अपना आइडियल वेट अचीव कर लेते हैं। ठीक है ना, जो बहुत ओबीज होते हैं वो तो जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान प्रोसीजर है, लेप्रोस्कोपिकली होता है। ठीक है, और जो है ना इसमें आपका जो पेशेंट है नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक, वो उठ के चल फिर रहा होता है। ठीक है ना, फ्लूइड इनटेक भी शुरू हो जाता है। ठीक है ना, और फिर फर्दर जो है ना, जो शुरू का फर्स्ट मंथ होता है उसमें तो ड्रास्टिक आपका वेट लॉस होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता विद इन 6 मंथ आप खुद ही चेंज हो जाते हैं कि आप खुद ही पहचान नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोसीजर है। बहुत ओबीज जो आपके, मैं तो
खुद रिकमेंड करती हूँ कि जो बहुत ओबेसिटी है जिनमें और जो बहुत परेशान है, और वो फीमेल जो इनफर्टिलिटी के साथ हैं, जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ है, ओबीज है, नहीं वेट कम हो रहा, नहीं डाइट हो रही, नहीं चलना ही नहीं होता, तो एक्सरसाइज क्या करेंगे? कम टू दिस प्रोसीजर, ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक ओबेसिटी का। अच्छा, बेरियाट्रिक सर्जरी के चार्जेस, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी अगर देखा जाए ना, एक तो ये हाई प्रोफाइल सर्जरी है, एक बात। दूसरी ये है कि दूसरे जो आपके होते हैं कंट्रीज हैं, अगर आप उनके साथ इसको कंपेयर करें ना, तो ये पाकिस्तान में इतनी महंगी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो कुछ लोगों को महंगी लगती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इससे ये देखेंगे रिलीफ कितना मिलता है पेशेंट को, आप जितने डाइट प्लान्स पे, जितने आप जिम्स में पैसे लगाते हैं, जितने आप मेडिसिन पे लगाते हैं, अब तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या फकियां खरीदना शुरू हो गई हैं, और मेडिसिन और इस पे जितने पैसे लगाते हैं, ये आपकी एक दफा की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पाकिस्तान में कम से कम जो है ना, ये जो हो रहा है, ये 8-9 लाख रुपए में भी हो रहा है। लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े सिटीज में तो इतना 8-9 लाख में चला जाता है। हम लोग जो कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि एक तो जेहलम हमारा सिटी भी ऐसा है, और थोड़ा सा हम लोग पेशेंट्स के भी होते हैं, तो एटलीस्ट ये 6.5 यानी कि 6-6.5 लाख में ये प्रोसीजर हो रहा है हमारे पास। रूटीन में तकरीबन हो रहा है हमारा, हर वीकली जो है ना, इसमें लिस्ट में पेशेंट होते हैं। साइड इफेक्ट इसके ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, साइड इफेक्ट इसमें यही है, सबसे पहला जो साइड इफेक्ट इसमें आता है वो ये है कि वो किसी भी, जब भी आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, डाइट कर रहे होते हैं, तो थोड़ी सी वीकनेस होती है स्टार्ट की, जो आपके किसी भी सर्जरी के बाद वीकनेस होती है। तो स्टार्ट का जो आपका 1 मंथ होता है ना, उसमें जस्ट आपको वीकनेस फील होती है, फिर आपकी बॉडी आपके नए वेट के साथ अडेप्ट हो जाती है। जब एक ड्रास्टिक वेट लूज होता है ना, तो थोड़ी सी वीकनेस आती है आपकी बॉडी को अडेप्ट होने में। जब आपकी बॉडी आपके नए वेट के साथ अडेप्ट हो जाती है, फिर वो वीकनेस भी खत्म हो जाती है, और आप बिल्कुल फिर एक्टिव सारा कुछ काम शाम कर रहे हो, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इकरा, डाइट प्लान आपको जो है ना, आप डॉक्टर समीला के साथ जो है ना, बेसिकली मैंने आपको बताया मैं तो गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन डॉक्टर समीला के साथ आप करें, इंशाल्लाह वो आपको जो है ना अच्छा इसके बारे में, डाइट के वो गाइड करेंगी। डॉक्टर समीला, प्लीज इनको कीजिएगा। जी जी डॉक्टर सिद्रा, इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा ना, उसमें भी हम बताएंगे, हाँ जी, क्योंकि आज ठीक तो है। हमारा अच्छा, कितने और की जो है सर्जरी, असद साहब पूछ रहे हैं। अच्छा, ये जो सर्जरी है ना, ये तकरीबन 1-1.5, मतलब 1 से 1.5 घंटे की सर्जरी है इसमें। और क्योंकि ये लेप्रोस्कोपिक होती है, तो इसमें फिर वो बेड रिडन टाइम नहीं है। आपने जो है ना, जब आप होश में आते हैं, तो आप जो है ना थोड़ी देर के बाद वॉक कर सकते हैं, और आप चल सकते हैं, और आप बिल्कुल मोबिलाइज होते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। लेकिन मैं लाजमी ये कहूंगी कि जो करवा सकते हैं, ठीक है ना, वो जरूर इसको जो है ना, वो जिनका बहुत ज्यादा वेट है और वो किसी भी चीज से कम नहीं हो रहा, डाइट एक्सरसाइजेस करके देख चुके हैं, क्योंकि करते तो सारे हैं ना, डाइट एक्सरसाइज सारी कोशिश करते हैं करने की, लेकिन अगर ये नहीं हो रहा, तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। देखिए, डिपेंड करता है, जो 15 एज आप बता रहे हैं बच्चे की, उसका बीएमआई कितना है। अगर तो वो ओबेसिटी में जा रहा है बच्चा, तो फिर ये हो सकता है, ओबीज बच्चों का भी ये हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि उसकी अगर उस बच्चे को हम इस एज में ओबीज छोड़ देंगे ना, तो उसकी लाइफ, अल्लाह माफ करे, एक्सपेक्टेंसी और कम हो जाएगी। आप इस चीज को ऐसे ले लें कि अगर एक बंदा जो जिसने 30 साल की उम्र में जाके उसको ओबेसिटी हुई है, तो उसकी तो, अगर 50 ईयर आप नॉर्मल एज लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके तो 20 साल है, 20 साल में उसको बीमारियां लगनी है। लेकिन एक बच्चा जिसको 15 साल की उम्र में इतनी बेस्टी होगी, तो उसके बाद तो टाइम पीरियड इतना ज्यादा है, उसने तो 50 तक पहुंचने पहुंचने कहाँ तक पहुंच जाना है। तो इसमें रिकमेंडेड होता है, डिपेंड करता है कि उसका बीएमआई कितना है।
जी देखिए, एक्सरसाइज डिफरेंट होती हैं। दो चीजें होती हैं कि आपने हिट किसको करना है, आपने फैट को हिट करना है, आपने मसल को हिट करना है। जो वीक होते हैं उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, मसल को मजबूत करने के लिए वो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, डॉक्टर बेली साहब, फैट। क्या कंट्राइंडिकेशंस क्या है? कौन कौन करवा सकता है? जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटिक पेशेंट है कोई, वो करवा सकते हैं अच्छा, लाप्रोस्कोपी? जी एग्जैक्टली वो करवा सकते हैं। और आप ये देखिएगा कि जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव होते हैं, इस सर्जरी के बाद जब उनका वेट लूज होता है तो एटलीस्ट उनकी जो वो मेडिसिन जिस डोज में ले रहे होते हैं उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। कुछ लोग तो इवन डायबिटीज उनकी खत्म भी हो जाती है, या अगर वो इस उस पे इरिवर्सिबल डैमेज तक पहुंच भी चुकी है तो एटलीस्ट आपकी मेडिसिन की, इंसुलिन की डोज बहुत कम हो जाती है। इसी तरह हाइपरटेंशन आपकी जो है ना, उनकी मेडिसिन की डोज बहुत कम हो जाती है। हाइपरटेंशन तो अक्सर में खत्म भी हो जाती है। डायबिटीज में अगर इरिवर्सिबल डैमेज तक नहीं पहुंची डायबिटीज तो वो भी खत्म हो जाती है, नहीं हो तो एटलीस्ट आपकी इंसुलिन की या मेडिसिन की डोज बहुत कम हो जाती है। तो बेसिकली ये तो उनमें लाजमी रिकमेंडेड है जिनमें ओबेसिटी है और साथ कॉम्प्लिकेशन है, लाइक डायबिटीज है या उनमें हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उनमें तो ये लाजमी रिकमेंडेड है, उनमें तो ये लाजमी करवानी चाहिए ताकि आप अपनी अगली लाइफ को जरा इजी गुजार सकें। अच्छा, एक एक चीज बड़ी कॉमन है, मैं आपको बताऊं कि स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं होती। आपको अगर ये है ना कि एक जगह पे फैट है तो यहां से फैट मेरा कम कैसे होगा, यहां से फैट कैसे कम होगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, ये आपका ओवरऑल बॉडी का फैट कम होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो है ना, जैसे अब मैंने आपको कहा था कि फैट डिजोल्विंग इंजेक्शन होते हैं। अगर आपका एब्डोमेन में ज्यादा है तो आप वो एब्डोमेन में लगवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी आपको डाइट कंट्रोल और ये है, लेकिन उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, लेकिन इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं है उसके। उसमें फिर आप ना उनको गाइड करें। ये तो आपको जो एस्थेटिशियंस हैं हमारे इस ग्रुप में वो बेहतर बता सकते हैं। फैट डिजोल्विंग इंजेक्शंस जो होते हैं, ठीक है, उसमें आप वो सिर्फ एब्डोमिनल एरिया पे वो लगवा सकते हैं, उसके रिजल्ट बेहतर हैं। डॉक्टर लेमन बॉटल इंजेक्शन सबसे हाँ जी, बेस्ट है। वही फैट डिजोल्विंग जो है ना, लेमन बॉटल के बहुत अच्छे, बाकी भी हैं लेकिन लेमन बॉटल के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। डॉक्टर हमारे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं उनके बारे में भी डिटेल बता दीजिए। अच्छा, हाँ हाँ जी, जो अपकमिंग हमारे आ रहे हैं इसमें एक तो हम लोगों ने गायनी की क्लासेस डेफिनेटली, गायनी और गायनी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग उनकी क्लासेस इंशाल्लाह जल्दी शुरू करने लगे हैं। और उसके अलावा रेडियोलॉजी की जो अल्ट्रासाउंड की क्लासेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेन फंडामेंटल हमारा अल्ट्रासाउंड जो होता है हमारी स्टडीज का, तो अल्ट्रासाउंड की भी इंशाल्लाह हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। और जो है गायनी की शुरू करेंगे, एस्थेटिक्स की शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह आप स्टे कनेक्टेड रहें एकेडमी के साथ। तो इंशाल्लाह हम जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं ये हम लोग इसको एज ए टीम मिलके जो है ना हम सॉल्व भी करेंगे। और इंशाल्लाह आपको इसके साथ जो है ना ये सारे कोर्सेज भी हम करेंगे, ठीक है। अपकमिंग क्लासेस में हमारी वाइटनिंग इंजेक्शन की भी हैं, इसके अलावा स्किनी ड्रिप्स की भी हमारी जो है वो कोर्स स्टार्ट हुई है। और एस्थेटिक नॉन इन्वेसिव एस्थेटिक कोर्स तो हमारा ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है और इंशाल्लाह ताला सितंबर से नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स करवाए जाएंगे। हाइड्राफेशियल, पीआरपी, केमिकल पील, मेसोथेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, ये सब प्रोसीजर्स उसमें शामिल है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये कोई पूछ रहे हैं कि इन इंजेक्शन का नहीं, इन इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो फैट डिजोल्विंग इंजेक्शन होते हैं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो है बाकी 50 ईयर एज है, कंट्रोल बेली फैट विद फास्टिंग इंस्टेड ऑफ सर्जरी। आप सर्जरी से पहले कोशिश करके देख लें, ठीक है ना, आप ट्राई करें। आप फास्टिंग के साथ, अगर आपको देखिए इसमें ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं ना, आप 2 महीने करके देख लें। अगर आपकी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड कर रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही तो फिर आपके पास एक हल मौजूद है, सर्जरी। चलिए ठीक है, जी, मेरा आप ख्याल है। हमसे जो है वो जेलम में राब्ता कर सकते हैं। जेलम बिलाल टाउन में तलत मेमोरियल हॉस्पिटल है हमारा, और वहां पे आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएंगी और सर्जरी भी बहुत
इजीली वहां पे हो जाएगी, कोई इशू। हाँ जी, अगर कांटेक्ट हैं तो वो समीला के साथ कर सकते हैं, बाकी समीला जो है ना फर्दर आपको गाइड कर सकती है, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर्स हैं या आपके कोई रिलेटिव्स हैं उसमें हम लोग अच्छा उसको डिस्काउंट भी इंशाल्लाह दे देंगे, वो इतना इशू नहीं है इंशाल्लाह। चलिए ठीक है फिर इंशाल्लाह साइनिंग ऑफ। ख्याल रखिएगा और कनेक्ट रहें एकेडमी के साथ। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है ना हम लोग लॉन्च करेंगे और जिससे आप बेनिफिट भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू डॉक्टर। अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट, आप में से जो भी डॉक्टर सिद्रा मारूफ से अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो भी एकेडमी के नंबर मौजूद हैं, डॉक्टर मिसबा का या मेरा नंबर डॉक्टर समीला नजीर के नंबर पे आप कांटेक्ट करके वहां से आप जो है अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, या फर्दर कोई और भी कुछ आपको डिटेल्स चाहिए हो तो मिल जाएंगे। तो वैसे तो हमारे जो अपकमिंग जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बता दिया है कि हम कुछ गायनी के कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के हैं और वाइटनिंग इंजेक्शन, स्किनी ड्रिप्स और नॉन इन्वेसिव जो है एस्थेटिक कोर्सेज हो रहे हैं, जिसमें हम पीआरपी, केमिकल पील और मीजोथेरापी, माइक्रोनीडलिंग, हाइड्राफेशियल की जो है वो क्लासेस देंगे और विद प्रैक्टिकल और नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 1 मंथ का जो है वो कंप्लीट कोर्स होगा। अभी अगर किसी का कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम वेबिनार रखेंगे जिसमें हम जो है वो कंप्लीट डाइट प्लान के बारे में जो है वो बात करें।